नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में फिर से आपका स्वागत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अपने सिद्धांतों के बारे में, जिसमें कि अपनी क्लास जो है आज क्लास नंबर 7 है और उसका पार्ट 2 मतलब क्लास 6 का ही पार्ट 2 है, लेकिन क्लास नंबर अपनी 7 होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, जिसमें मैंने आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में बताया था, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी के बारे में बताया था, संवहनी धारा का सिद्धांत बताया था। उसके बाद में अपने चौथे नंबर पर आता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। जैसा कि महाद्वीपीय सिद्धांत जो बेगना साहब ने दिया था, उसमें उन्होंने क्या किया कि चीजें तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर दी कि हाँ, कि जो अपने महाद्वीप हैं वो एक्सप्रीड कर रहे हैं, मतलब दूर दूर भाग रहे हैं। बट उन्होंने ये सिद्ध नहीं कर पाया था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा। उन्होंने थ्योरी अपनी दी कि हाँ, टिडल जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से हो रहा है, या दूसरे जो बल होते हैं, ग्रेविटी फोर्स होता है, इसके कारण हो रहा है। उन्होंने ऐसी थ्योरी दी, बट उस थ्योरी का कोई मान्यता मतलब प्राप्त नहीं हो पाई। उसके बाद जो होता है, अपनी जो मान्यता प्राप्त वाली जो थ्योरी की बात करते हैं, तो वह है अपनी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड इसके साथ में ही आज हम एमसीक्यू लगाएंगे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि हाँ चलो ठीक है, कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो एग्जाम में आता भी है कि नहीं। तो बस इसीलिए मैंने आज की क्लास में आपको लास्ट में अप्रोक्स 30 एमसीक्यू दिए हुए हैं। मैं भी करूंगा, आप लोग हमारे साथ में करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो बेस है बिल्कुल मजबूत हो जाए एंड आप किसी भी एग्जाम से डरे नहीं। और जितना ज़्यादा आप लोग अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, देखो थ्योरी पढ़ना अपनी जगह है, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे वही आपको आगे तक लेकर के जाएगा। थ्योरी हम एक बार पढ़ा देंगे, आपको भी एक ही बार पढ़नी है थ्योरी, उसके बाद आपको थ्योरी बार बार नहीं पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसके लास्ट में मैंने एमसीक्यू लगा रखे हैं। एमसीक्यू में आपको पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे, एंड जो एक्सपेक्टेड यानी कि एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, जहां पर भी ऐसा मतलब इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको भी मैंने मतलब अनुमान लगा करके उनको वहां यहाँ पर सिलेक्ट करके रख दिया है, ठीक है। अब अगर हम पढ़ते हैं, देखिए अपना है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसका जो हम बात करते हैं, अगर इसको दिया किसने था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एक है मैकेंजी। कौन है? मैकेंजी। मैकेंजी कौन है? मैकेंजी साहब थे। और अगर हम बात करते हैं इसमें मॉर्गन, मैकेंजी हो गया, मॉर्गन हो गया, मैकेंजी, मॉर्गन, और एक नंबर थर्ड पर भी आते हैं जिनका नाम था पार्कर। पार्कर। तो ये तीन लोग थे। तो इस जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मैकेंजी साहब ने, मॉर्गन और जो पार्कर है, इन तीन लोगों ने मिलकर के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या। तो यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग लिथोस्फेयर विभिन्न छोटी बड़ी प्लेटों से विभाजित हुआ है। देखो जब मैंने पढ़ाया था आपको इस सिद्धांत के बारे में, ये जो अपना था, तो ये अपना क्रस्ट था। तो ये वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ये विजुअल है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। तो ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, क्रस्ट, तो ये जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है, यहीं पर हम लोग रहते हैं, यहीं पर महासागर भी है, यहीं पर महाद्वीप भी है, तो देखने को मिलते हैं। तो बोला है पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये जो ऊपरी भाग होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो मेंटल होता है, मेंटल का अपर पार्ट, इसको हम बोलते हैं अपर मेंटल। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, इस चीज को हमने बोला लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है, क्या बोल दिया? लिथोस्फेयर बोल दिया। तो वही है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है लिथोस्फेयर, वो किससे बना हुआ है? तो वो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी क्या है, प्लेटें हैं। अब प्लेटें कैसे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये है हमारे सामने एक मैप है, इसमें प्लेट्स के बारे में दे रखा है। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, तो पहले हम अगर बात करते हैं प्लेट्स की, तो प्लेट हमारी कितनी होती है, तो 7 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी है? तो 7 बड़ी प्लेटें हैं, और 20 से ज्यादा क्या है, छोटी छोटी प्लेटें होती हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख प्लेटों के बारे में, तो विश्व की 7 जो होती हैं प्रमुख जो प्लेटें हैं, यानी कि जो बड़ी प्लेटें हैं, वो 7 हैं। कौन कौन सी है? एक यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, प्रशांत सागरीय प्लेट है, और उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, और अंटार्कटिक प्लेट है। तो ये टोटल कितनी है, तो 7 ये जो है अपनी देखने को मिलती है प्लेट। कौन सी? 7। ठीक है, आगे देखते हो यहाँ पर। तो पहले हमने क्या बोला कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट,
तो ये जो प्लेट आपको देखने को मिल रही है, ये जो प्लेट आपको देखने को मिल रही है, ये तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। दिख रहा है ना, विजुअल है ना। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नंबर वन, ये हो गया नंबर वन। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, ये यूरेशियन प्लेट। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट। ये नंबर टू पर आ जाएगी, नंबर टू। तो एक हो गया अपना नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक हो गया यूरेशियन प्लेट। अब नंबर थर्ड पर यहाँ पर, हाँ देखो, ये आती है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। ये क्या हो गई अपनी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि नंबर थ्री हो गया। एक अफ्रीकन प्लेट होती है, ये वाली प्लेट, ये जो है, ये जो प्लेट देखने को मिल रही है, ये वाली, ये होती है अफ्रीकन प्लेट, इसको नंबर चार दे दिया। ये होती है अपनी साउथ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, इसको नंबर फाइव दे दिया। ठीक है। ये अंटार्कटिक प्लेट होती है, इसको नंबर छः दे दिया। अपनी एक बच जाती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, और ये, हाँ, ये पैसिफिक प्लेट। ये क्या हो गई, पैसिफिक प्लेट, ये नंबर सेवन पर आ गई। तो मैंने बताया कि सात प्लेटें होती हैं जो बड़ी है, और 20 कितनी है, 20 जो प्लेटें हैं वो छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो अगर बात करें इन सातों में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो इन सातों में सबसे बड़ी प्लेट जो अपने को देखने को मिलती है, वो है पैसिफिक। कौन सी? हम्म, हाँ। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक, ये क्या है, सबसे बड़ी। ये प्लेट जो है वो सबसे सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है अपनी सात प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट, तो वो कौन सी प्लेट आपको बतानी है, तो पैसिफिक प्लेट बतानी है। ओके ना, गॉट इट। ओके। तो ये अपनी सात हैं, कौन सी प्लेटें हैं। अब इनका नाम एक बार रिवाइज करिए, अपने मन में रिवाइज करिए। एक हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड अंटार्कटिक प्लेट। ये टोटल कितनी हो गई, सात हो गई अपनी। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखो, तो ये प्लेटें निरंतर गतिशील है। जैसा कि मैंने कल वाली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि जो नीचे दुर्बलता मंडल होता है, यानी कि स्टेनोस्फीयर होता है, उसके ऊपर प्लेटें अपनी तैर रही होती हैं। एंड जब वो तैरते तैरते क्या होता है, वो तैरती रहती है, यानी कि प्लेटें निरंतर गतिशील रहती है, यानी कि उसके ऊपर रहती है। अब जब किसी लचीले पदार्थ के ऊपर प्लेटें रखी होंगी तो जाहिर सी बात है वो गतिशील रहेंगी हमेशा। और ये सिद्धांत यही बताता है कि ऊपरी जो भाग होता है, यानी कि लिथोस्फेयर, वो छोटी बड़ी प्लेटों से बन मिलकर के बना है। अब देखो, जो अपने जो मैकेंजी साहब थे, मैकेंजी साहब, इन्होंने क्या बताया कि प्लेट क्या होती है, प्लेट बताया, प्लेट किस तरीके से बनी है, प्लेट किस तरीके से गतिशील रहती है, इन सभी के बारे में बताया। और इसीलिए ये जो सिद्धांत है मान्य है। ये सिद्धांत क्या है, मान्य। ये सिद्धांत है अपना मान्य। ठीक है। देखिए, ये सात मैंने बता दी। अब बात करते हैं छोटी प्लेट्स की। अब देखो, छोटी प्लेट 20 होती हैं, तो परीक्षा के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है। तो एक होती है अपनी फ्यूजी प्लेट, एक होती है अपनी फोकस प्लेट, एक कैरेबियन प्लेट, एक नजमा प्लेट, एक अरबियन प्लेट, और जुआन डी फूका प्लेट। ठीक है। और इसी के पास साथ एक होती है फिलिपियन प्लेट, फिलिपियन 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 प्लेट। तो ये भी आपको देखने को मिलती है। फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट हो गया, जुआन डी फूका प्लेट, अरबियन प्लेट, नजमा प्लेट, फोकस प्लेट, और कैरेबियन प्लेट, और साथ में एक होती है फिलिपियन प्लेट। ठीक है। ये टोटल तो कितनी होती है, तो टोटल होती है 20। टोटल कितनी होती है, 20 होती है। यहाँ पर आप लिख लीजिए एक पॉइंट बना करके। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर बनाइए, लिखिए यहाँ पर कि सात बड़ी प्लेटें, सात बड़ी प्लेट्स, और 20 छोटी प्लेट्स होती हैं। तो सात बड़ी प्लेट्स होती हैं और 20 छोटी प्लेट्स होती हैं, ऐसा कि इस सिद्धांत में बताया गया है। और ये जो कुछ हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण वाली है। ठीक है, ये जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर,
ऐड कर लेते हैं उसी चीज को। हाँ, अब देखिए, अब जैसा कि मैं बता रहा था, अब देखो छोटी प्लेटों की बात करते हैं तो ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है अपनी जोआन डी फूका प्लेट। क्या है? जोआन डी फूका प्लेट। ये वाली कौन सी है? जोआन डी फूका प्लेट। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, हाँ, ये वाइट, रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जोआन डी फूका प्लेट। यहाँ पर आपको कोकस प्लेट देखने को मिल रही होगी, ये वाला जो पार्ट है ये होता है कोकस प्लेट। यहाँ पर आपको स्कोटिया प्लेट देखने को मिल रही होगी, ये स्कोटिया प्लेट। ये सभी छोटी वाली प्लेट्स हैं, ठीक है। कोकस हो गया, स्कोटिया हो गया, नजमा प्लेट, ये हो गया नजमा प्लेट, ये नजमा प्लेट हो गया। उसी के साथ यहाँ पर अरेबियन प्लेट, ये सब छोटी वाली प्लेट्स हैं, ठीक है। फिलीपींस प्लेट, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर इंडियन प्लेट, ठीक है। तो ये सभी क्या है अपनी छोटी छोटी प्लेट्स हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने वाली आती है जो कि आप लोगों को समझनी भी चाहिए। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बड़ी प्लेट, बड़ी प्लेट्स, प्लेट हल्की होती है, हल्की होती, हल्की होती है, लेकिन छोटी प्लेट, छोटी प्लेट भारी होती है, भारी होती है। तो क्या मैंने बताया कि जो बड़ी वाली प्लेट्स होती हैं, जैसे कि ये अपना यूरेशियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, 7 अपनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, वो हल्की होती हैं। और ये छोटी छोटी आपको देखने को मिल रही है बच्चे की तरह, ये जो बच्चे की तरह आपको देखने को मिल रही है, ये क्या होती है अपनी बहुत ही ज्यादा भारी प्लेट्स होती हैं। अब क्या होता है जब ये आपस में टकराती हैं, अब जब छोटी प्लेट बड़ी प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जब ये फूका जो जुआंटी फूका प्लेट जो होती है नॉर्थ अमेरिका से, जो नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट से टकराती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर पर्वत बन जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पर्वत बन जाएंगे। उसी तरीके से ये जो नजमा प्लेट होती है जो साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, पर्वतमाला बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अपनी इंडियन प्लेट है, ये जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर हिमालय बन जाता है। यहाँ पर क्या बनता है, हिमालय, हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, हिमालय बना। तो ये वाली जो होता है यहाँ पर, उसी तरीके से अगर यहाँ पर स्कोडिया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा टक्कर नहीं हो रही है। और बात करते हैं अगर कहीं पर, हाँ, तो ये जो अरेबियन प्लेट होती है, जब यहाँ यूरेशियन प्लेट से टकराएगी तो यहाँ पर पर्वत बनेगा। अमेरिकन प्लेट से वो अफ्रीकन प्लेट से टकराएगी तो यहाँ पर पर्वत बनेगा। यानी कि जब भी छोटी प्लेट बड़ी प्लेट से टकराएगी तो वहां पर क्या होगा, पर्वत बनेगा। याद रखेंगे ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देख लीजिए, एक बार देखिए और विजुलाइज कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने बता ही चुका हूँ कि पैसिफिक जो प्लेट होती है सबसे बड़ी प्लेट है, ये सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट है। ओके ना, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब जो प्लेट की सीमाएं होती है, प्लेट की सीमाओं का मतलब है, यानी कि जो प्लेटें हैं अपनी, तो किस तरीके से आगे मतलब जाकर के टूटती है। देखिए, एक जो प्लेट होती है, प्लेटों की गति के आधार पर 3 प्रकार की सीमाएं पाई जाती हैं। एक होती है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का मतलब है डिवर्जेंट बाउंड्री। अपसारी सीमा का मतलब क्या हो गया, डिवर्जेंट बाउंड्री। तो देखो, अपसारी सीमा यानी कि डिवर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। अब देखिए, मान लेते हैं एक प्लेट ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ। तो प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 ये आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या होगा, अपसारी में क्या होता है, ये प्लेटें दूर दूर जाने लगती है, ऐसे
जिस तरीके की होती है ये क्या होती है, इस तरीके बन जाती है, इस तरह दूर दूर हो जाती है। और बीच में क्या होता है, मैग्मा निकलने लग जाता है, मैग्मा। क्या निकलता है, मैग्मा। यानी कि वहां पर क्या होता है, जब जगह मिल जाती है तो जगह से क्या होगा, मैग्मा बाहर निकल करके आएगा। और मैग्मा बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि ज्वालामुखी। तो जो ये अपसारी सीमा होती है, यानी कि अपसारी जब गति होती है तो अपसारी गति से क्या होता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी कि मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया अपसारी। अपसारी का मतलब क्या हो गया, अब मान लेते हैं अपसारी का एक दूसरे से दूर जाना। यानी कि मान लेते हैं ये जो मेरे हाथ है, ये ये मेरे हाथ है, अभी लगे हुए हैं, बट जब मैं इसको दूर लेकर जाऊंगा तो ये क्या है, अपसारी। यानी कि जब दो प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लग जाती हैं तो उसको अपसारी यानी कि डिवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। बात करते हैं अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी सीमा का मतलब होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ने लग जाती हैं। अब यही जो प्लेटें हैं, मान लेते हैं कोई दूर दूर प्लेटें हैं तो वो क्या करेंगी, आपस में पास पास आने लग जाती हैं। ये जो प्लेटें हैं, मान लेते हैं ये प्लेट है, तो ये प्लेटें और ज्यादा पास में जाएंगी, यानी कि और ज्यादा पास में जाएंगी तो क्या होगी यहाँ पर, मतलब जो और ज्यादा पास जाएंगी, और ज्यादा पास जाएंगी, तो इस तरीके से इस तरीके की प्लेट होती है आपस में। और जब ये दबाव मारती हैं और दबाव मार करके ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं, जब प्लेटें आपस में दबाव मारती हैं तो ये ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं, इसीलिए तो पर्वत बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया था मैंने, हिमालय जो है अपना, हिमालय जो पर्वत है वो कैसे बना हुआ है, तो ऐसे ही तो है। हिमालय पर्वत ऐसे ही तो है। मतलब जब जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराई और धीरे 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 ये फोल्डिंग बन गई, यानी कि फोल्डिंग माउंटेन बन जाते हैं। ठीक है, तो अभिसारी समझ में आ गया। अभिसारी का क्या मतलब होता है, जब दो चीजें आपस में आकर के टकरा जाती हैं। देखो, रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करते हैं, देखो, हम्म, हाँ, मान लेते हैं गाड़ी है अपने पास, एक ट्रक है और एक कार है। ठीक है, एक ट्रक है एक कार है, एंड उनकी क्या होती है, टक्कर हो जाती है। अब टक्कर क्या होगी कि जो भारी प्लेट होगी, भारी प्लेट का मतलब जो छोटी छोटी प्लेटें होती है वो भारी प्लेटें हैं, तो जब भारी प्लेट से छोटी प्लेटें टकराएंगी तो छोटी प्लेटें यानी कि जो गाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है वो उठ जाता है, यानी कि पिछकेगा, पिछक जाएगा और पिछक करके ऊपर की ओर उठ जाएगा, होता है ना। तो वही चीज है, जब कोई छोटी मतलब भारी चीज हल्की वस्तु से टकराती है तो जो हल्की वस्तु होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, गोट इट। ठीक है, तीसरी होती है रूपांतरण सीमा, जिसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के नाम से जानते हैं। प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में खिसकती हैं। देखो, मान लेते हैं ये है प्लेट और ये प्लेट इस तरीके से खिसकने लग जाए, यानी कि यहाँ पर होगी तो ये पीछे की ओर जाने लग जाए, यानी कि आपस में यहाँ से क्या हो, खिसकाव हो, यानी कि ये वाली प्लेट इधर की ओर गति करे, ये वाली प्लेट इधर की ओर गति करे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम रूपांतरण सीमा बोलते हैं। यानी कि प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशा में चलने लग जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यही है, रूपांतरण। इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा भूकंप बनते हैं। जब मान लेते हैं अपना हाथ है, ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें, तो जब ये रगड़ेंगी आपस में इस तरीके की, ये देखिए, तो ये प्लेटें हैं, तो प्लेटें आपस में जब रगड़ेंगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। और कंपन को ही तो हम भूकंप बोलते हैं, कंपन को ही तो हम भूकंप बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीजें समझ में आ गई। देखो, अब यहाँ पर तीन प्रकार की जो व्यर्थनिक है, एक मैंने बोला था अपसारी सीमा। अपसारी सीमा, देखो, मैग्मा यहाँ से निकल रहा है, ये मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, तो ये मैग्मा निकल रहा है यहाँ पर, नई क्रस्ट क्या हो रही है नीचे, वो पुरानी मैंने बोला था जो पुरानी होती है वो कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। नई जो क्रस्ट होती है यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है अपसारी में, मैंने क्या बताया था अभी, ये पीछे, हाँ, विपरीत दिशा में जाने लग जाती है। तो विपरीत दिशा में गति कर रही है, यानी कि यहाँ से ये प्लेटें हैं अलग होने का काम कर रही है इस तरीके से, ये इधर की ओर जाएगी और ये प्लेट इधर की ओर जाएगी। गोट इट। ठीक है, तो अपसारी में क्या होगी, एक प्लेट एक डायरेक्शन में, दूसरी प्लेट एक डायरेक्शन में जाएगी। अभिसारी सीमा क्या होता है, अभिसारी में मैंने बताया था, जब चीजें क्या हो, पास पास में आने लग जाती हैं, यानी कि अगर प्लेट, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से आपस में आकर के टकराएगी तब वहां पर होती है अपसारी। रूपांतरण सीमा, रूपांतरण में देखो यहाँ पर ये एक प्लेट है, ये प्लेट है पूरी,
और यहाँ पर ये टकरा रही है, दूसरी वाली प्लेट यहाँ पर टकरा रही है, तो यहाँ पर कंपन उत्पन्न हो रहा है। यही जो ये पॉइंट होता है, इसी को हम भूकंपीय कंपन बोलते हैं, यानी कि भूकंप का केंद्र बन जाता है यही चीज। दिख रहा है ना? तो यही भूकंप का केंद्र हो जाती है। ठीक है, तो तीन चीजें हमने पढ़ी अभी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में किसने दिया, वो मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने बताया कि जो सीमाएं होती है, यानी कि बाउंड्रीज कौन 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 सी होती हैं। तो एक होती है अपसारी सीमा, एक होता है अभिसारी सीमा, एक होती है रूपांतरण सीमा। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पर, ये भी प्लेटें हैं। तो यहाँ पर ये जुआन डी फूका प्लेट, नजमा प्लेट, कोकोस प्लेट, ठीक है, कैरिबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट, ये मैंने अभी आपको बताई थी, छोटी छोटी ये प्लेट्स होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अपसारी सीमा की बात करते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान बनता है। प्लेट वन पश्चिम में जाएगी, प्लेट टू पूर्व में जाएगी, तो क्या होगा, इसको हम सागर तल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अपना सागर तल प्रसरण यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, उसको मैंने कल क्या बताया था, मैंने यही तो बताया था ना, कि जब दो प्लेटें होंगी, उन उनके बीच में क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, ठंडा हो जाएगा, और जो पुरानी प्लेटें होंगी वो ट्रेंच में, यानी कि गर्त में चली जाएंगी, गर्त में। कल ही बताया था मैंने, गर्त में जाएंगी ना, गर्त में। ठीक है, तो ये जो पुरानी प्लेटें होती है वो गर्त में चली जाती हैं, और नई प्लेटें यहीं पर सूख करके, जो मैग्मा होता है ठंडा होकर के यहीं पर नई प्लेटें बना देता है। उस स्थान को भरने के लिए नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, नई परपट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब सारी जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो उनके मध्य टक्कर होती है, भारी प्लेटें नीचे धंस जाती हैं। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। अब देखो, लिखा है ना, भारी प्लेटें नीचे धंस जाती हैं। तो जो भारी प्लेटें होती हैं, भारी भारी प्लेट्स होती हैं, जो भारी प्लेट्स, वो कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। और हल्की प्लेट जो होगी, हल्की हल्की प्लेट, वो कहाँ, ऊपर की तरफ जाएंगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभिसारी हो गया वो, हाँ, अभिसारी में जो भारी प्लेट्स होती हैं नीचे की तरफ, हल्की प्लेट्स ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सबडक्शन बोलते हैं, सबडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका परिणाम क्या निकलता है, इससे पर्वत निर्माण होते हैं, ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ज्वालामुखी गतिविधियां हो जाएंगी। ठीक है, पर्वत निर्माण कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपना जो, जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो ये पर्वत का निर्माण करेंगे ऊपर की ओर, ये पर्वत बनेगा, बनेगा ना। ठीक है, रूपांतरण, इस सीमा पर प्लेटें ना तो दूर जाती है और ना ही टकराती हैं, वे एक दूसरे के समानांतर विपरीत खिसक जाती हैं। आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में होते हैं, तब क्या होता है, मेले में, मान लेते हैं मेले में हैं हम लोग, तो जब हम जाते हैं, तो जब हमारे पास से कोई निकलता है और कंधे से रगड़ करके निकल जाए, तो रूपांतरण। कंधे से निकल मतलब रगड़ के निकले, रूपांतरण। कोई सामने से आकर के टक्कर मार दे तो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए आप लोग। अत्यधिक घर्षण के कारण यहाँ विनाशकारी भूकंप उत्पन्न हो जाता है। जब मैंने बताया कि एक प्लेट जो होगी, ये प्लेट जब ऊपर की ओर प्लेट बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, भूकंप का केंद्र बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं फोकस, इसको हम फोकस बोलते हैं। कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हम, कल वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, अर्थ क्यूब के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, याद रखिएगा, कल अपनी पेटी बांध करके आइएगा, नोट्स तैयार करके आइएगा, पढ़ करके थोड़ा बहुत आइएगा, बाकी तो मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो कल की क्लास में अर्थ क्यूब पढ़ेंगे हम लोग। ओके ना? ओके, अब देखते हैं। तो यहाँ पर, हाँ, एक और चीज है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, देखिए, एक, जैसा कि हमें पता है कि 7 महाद्वीप होते हैं अपने, लेकिन उन 7 महाद्वीपों में क्या होता है, एक नया महाद्वीप माना जाता है, एक नया महाद्वीप है जो कि पानी में मग्न है, यानी कि पानी में ही डूबा हुआ है। उसका 94% पार्ट जो है, 94% जलमग्न है, जलमग्न, जलमग्न। ठीक है, जलमग्न है। ठीक है, कौन सा है, उसका नाम है जीलैंडिया, जीलैंडिया। ठीक है, तो जो अपना 8वां महाद्वीप जो माना जाता है, जिसको हम लोग 8वां महाद्वीप की दर्जा देते हैं, वो होता है जीलैंडिया। ये है जीलैंडिया। तो जीलैंडिया 8th कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये 8वां कॉन्टिनेंट है, कौन सा, जीलैंडिया है। ठीक है, इसका 94% जो पार्ट है, यानी कि 94% जो पार्ट है, वो कहाँ पर है, तो उसका जल के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है,
वो ऑस्ट्रेलिया है, उसके इधर साइड जो महाद्वीप है उसको जेलेंडिया बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, पानी में डूबा हुआ है। इसमें पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही जानना था। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू, और आप लोग देखिएगा, आप लोग छक्के छुड़ा देंगे भाई, छक्के। देखिए, अभी थोड़ा और रह गया है। हाँ, जापान जो विशेष है, जापान विशेष यानी कि प्लेटों का संगम क्षेत्र। जापान लगभग 4 प्रमुख प्लेटों के संगम क्षेत्र से स्थित क्या है, स्थित है। तो जापान जो अपना स्थान है ना, जापान, वो क्या है, 4 प्रमुख प्लेटों के क्या है, संगम क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात याद रखिएगा। यानी कि देखो, पैसिफिक ओशन उसके पास में पड़ता है। तो जो 4 प्रमुख प्लेटें होती हैं, उनके बीच में कौन है, जापान। ठीक है, जापान क्या है, 4 प्रमुख जो प्लेटें हैं उनके बीच में है। इसी कारण जापान में निम्नलिखित घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो आते हैं अपने जापान में। कहाँ, जापान में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां तो भाई प्लेटों के पास ही तो उनका निवास ही है। उनके पास में 4 प्लेटें हैं। जापान के पास में 4 प्लेटें हैं, मतलब उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें 4 प्लेटें हैं। तो वहां पर क्या होता है, घर्षण होता रहता है, यानी कि कहीं अभिसारी प्लेटें, मतलब सीमाएं हो रही है, ठीक है, कहीं रूपांतरण हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी तो आते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें हैं वहां के लिए। और यहाँ पर क्या, जापान के लोग जितने भी घर बनाते हैं ना, सब भूकंप रोधी घर बनाते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं उनके, ठीक है। जापान विश्व के सर्वाधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। मैंने अभी बताया आपको कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो वो आते हैं अपने जापान के अंदर, ठीक है। अब देखो, हमने इसमें पढ़ा क्या है। पहले मैंने कल वाली क्लास में पढ़ा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पढ़ा ना आप लोगों ने। संवहन धारा का सिद्धांत पढ़ा, सागर प्रसरण सिद्धांत पढ़ा, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब इसके एमसीक्यू करते हैं। क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। अब देखिएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। देखो, वर्ल्ड जियोग्राफी एडवांस स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। देखिए, पढ़िए इसको, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग, उसके बाद आंसर दीजिएगा। पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार तो कर लेंगे भाई, कर देते हैं। बैंगना ने पेंजिया के चारों ओर स्थित महासागरों को पैंथालासा कहा। कल मैंने क्या बताया था, एक ये पूरा क्षेत्र है मान लेते हैं पृथ्वी का, यहाँ पर जो बीच का पार्ट होता है ये वाला, इसको उसने पेंजिया बोला था। क्या बोला था, पेंजिया, पेंजिया। और जो पानी वाला क्षेत्र था उसको हमने पेंथालासा बोला था, पेंथालासा। पेंजिया बोला। ये पेंजिया जो होता है, जो महाद्वीपी, मतलब जहाँ पर महाद्वीप थे वो पेंजिया था, और जहाँ पर पानी था उसको पेंथालासा। तो वेगनर ने पेंजिया के चारों ओर स्थित महासागर को, जो चारों तरफ ये जो महासागर था, जिसको क्या बोला, पेंथालासा बोला। सही स्टेटमेंट है ना। लॉरेंसिया पेंजिया का दक्षिणी भाग। अब देखो, मैंने जब बताया कि पेंजिया, जो अपना पेंजिया था, पेंजिया 2 भागों में टूटा था। इसमें एक अंगारा और एक गोंडवाना। गोंड गोंडवाना। अब अंगारा क्या था, नॉर्थ साइड में। ये कहाँ है, नॉर्थ, मैंने बोला था नॉर्थ में है। और ये गोंडवाना कहाँ है, साउथ में। तो इसने क्या बोला, लोरेंसिया, और अंगारा को ही लोरेंसिया बोलते हैं, लोरेंसिया, लोरेंसिया। तो लोरेंसिया पेंजिया का दक्षिणी भाग है। क्या ये लोरेंसिया जो दक्षिण में है? बताइए, आप ही लोग बताइए। क्या जो ये अंगारा लैंड यानी कि लोरेंसिया है, वो क्या दक्षिण में है? नहीं, नॉर्थ में है। मैंने क्या बताया, नॉर्थ में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। बात करते हैं तेथिस सागर लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित था। तो हाँ, तो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना के बीच में जो एक सागर था, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, ये भी सही हो गया। अब यहाँ पर बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड जिसमें आ रहा हो वही सही हो जाएगा। तो केवल 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में प्रयुक्त नहीं किया गया है? बताइए, कौन सा इसमें प्रयुक्त नहीं किया गया। मैंने जब बताया था कि महाद्वीपीय जो वेगनर साहब थे, उन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत में किस चीजों का एविडेंस दिया था। तो उन्होंने जीवाश्म का साक्ष्य दिया, यानी कि फोसिल एविडेंस, ठीक है, ये दिया था। पूरा जलवायु साक्ष्य दिया था। चुंबकीय धारियां, यानी कि समुद्री चुंबकीय धारियां का जो
बात इन्होंने नहीं करी थी, किसने, वेगनर साहब ने। तो ये वाला चीज गलत हो जाएगी, बाकी ये क्या हो, ये भी सही है। तो क्या बोला, नहीं, नहीं किया था, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र तल प्रसरण की प्रक्रिया मध्य महासागरीय पर्वतीय पर्वतमालाओं पर होती है। राइट आंसर। महासागरीय भूप्रपट्टी की आयु महासागर के किनारों की ओर बढ़ती जाती है। महासागरीय गर्तों पर नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। तो मैंने जब आपको बताया था कि जब महासागरीय गर्त होती है, गर्तों पर, तो इस तरीके से मैंने आपको फिगर बनाकर बताया था कल। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जब मैग्मा निकल रहा था, तो जो पुरानी वाली प्लेटें थी वो नीचे की ओर जा रही थी, यानी कि गर्त में डूब रही थी, ना कि गर्त में बन रही थी। गर्तों पर नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, नहीं होता है। तो गर्त गर्त में तो क्या होता है, जो अपनी भूप्रपट्टी होती है वो नीचे की ओर चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैंने कल आपको जो फॉसिल फ्यूल के बारे में, वो एविडेंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मेसोसारस जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, चुंबकीय धारियां और स्टेनोस्फेयर प्लेट विवर्तनिक। तो बताइए इनमें से सही युग्म कौन सा है। मेसोसारस जीवाश्म महाद्वीपीय सिद्धांत से ही रिलेट करता है, बिल्कुल सही है बात है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। चुंबकीय धारियां समुद्री तल प्रसरण से है, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेनोस्फियर क्या होता है, प्लेट विवर्तनिक से है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। प्लेटें लिथोस्फीयर का भाग हैं, प्लेटें स्टेनोस्फीयर का पर तैरती हैं, सभी प्लेटें केवल महासागरीय होती हैं, सभी प्लेट सीमाएं भूकंप से संबंधित है। तो कथन सही नहीं है। देखो, प्लेट लिथोस्फीयर का भाग है, तो मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है, ये लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर। और यहीं पर तो हम लोग रहते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, तो ये प्लेटें कहाँ पर हैं, यहीं पर है, देखने को मिलती हैं। तो ये तो सही हो गया। प्लेटें स्टेनोस्फीयर पर तैरती हैं, इसके नीचे जो पार्ट होता है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल पर मैंने क्या बोला था, दुर्बलता मंडल पर ही ये तैरती हैं, सही बात है। सभी प्लेटें केवल महासागरीय होती नहीं, महासागरीय नहीं होती हैं, बल्कि महाद्वीपीय भी होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है अपसारी यानी कि डिवर्जेंट प्लेट सीमा का उदाहरण है, बताइए। अपसारी, डिवर्जेंट क्या होता है। अपसारी मैंने क्या बताया था, अपसारी पहले बताइए आप लोग कमेंट में, फटाफट बोलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्लेट वर्तमान में उत्तर दिशा में गतिमान है। तो भारतीय प्लेट वर्तमान में उत्तर दिशा में, हाँ। देखिए, जो अपना यहाँ पर, ये मान लेते हैं ये पूरा ग्लोब है, अपना ग्लोब। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर अपना इंडिया यहाँ पर था, और यहाँ से उठ करके यहाँ यूरेशियन प्लेट के पास में टकराया है, यूरेशियन। ठीक है, यूरेशियन प्लेट में जाकर के ये अपना क्या है, इंडियन प्लेट जो है टकराई है। तो ये कहाँ पर है, इसकी जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा है। अब उत्तर पूर्व नहीं दे रखा है, उत्तर दे रखा है, तो अब भी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है लगातार। भारतीय प्लेट का टकराव यूरेशियन प्लेट से हुआ है, बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया कि ये जो भारतीय प्लेट है, यानी कि इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो ऑप्शन 1 टू 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो पेंजिया, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। अब बताइए, जो पेंजिया था, पेंजिया लोरेंसिया गोंडवाना लैंड में टूटा और आधुनिक महाद्वीप में टूट गया। तो यही सबसे सही क्रम है ना। पहले पेंजिया था, पेंजिया टूटा तो क्या बनेगा, लोरेंसिया बना और गोंडवाना लैंड बना। उसके बाद आधुनिक जो महाद्वीप आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं, जैसे ये पेंजिया था, ऊपर लोरेंसिया आया, लोरेंसिया, और नीचे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और फिर ये टूटे, उसके बाद ये यहाँ पर आया, और आज आधुनिक ये यहाँ पर है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत सुमेलित है।
तो गलत सुमेलित कौन सा है? तो हिमालय। महाद्वीपीय, महाद्वीप टक्कर से, महाद्वीपीय और महाद्वीप। देखो महाद्वीप और महाद्वीप का टक्कर, मान लेते हैं ये यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ से इंडियन प्लेट आई, इंडियन प्लेट, इसमें जाकर के टक्कर मार दिया उसने। तो ये तो सही है। तो ये भी क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट। तो हिमालय किससे बना है? तो महाद्वीपीय प्लेट से बना है, सही बात है। एडीज है, महासागर और महाद्वीप टक्कर से, ये भी सही हो जाएगा। मध्य अटलांटिक रिज, जो मध्य अटलांटिक रिज है वो अपसरण, कौन सा? गलत सुमेलित है। तो बताइए मध्य अटलांटिक जो रिज होती है वो क्या है? अपसरण से बनी है, या जापान द्वीप समूह जो है अपसारी सीमा से है? तो जापान वाला हो जाएगा। तो कौन है? केवल जापान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। तो अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं कहाँ पर? मैंने बोला था एंड ऑफ द प्लेट्स, जहां पर प्लेट्स आपस में टकराएंगी, या तो आपस मतलब डायरेक्टली टकराएंगी, या तो दूर दूर हो जाएंगी, या तो फिर रगड़ कर निकलेंगी। तो भाई क्या होता है? किनारों पर होता है। तो ज्वालामुखी कहाँ पाएंगे? किनारों पर, सही है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मुख्यतः अभिसारी प्लेट सीमाओं से संबंधित है, सही है। रिंग ऑफ फायर विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखियों का क्षेत्र है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 लास्ट का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखते हैं आगे, थोड़े और क्वेश्चन हैं अभी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने किया था। वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप प्रारंभ में किस महाखंड के थे? तो वो पेंजिया, पेंजिया नामक जो एक खंड था उसके क्या थे? हिस्सा थे। बात करते हैं आगे। पेंजिया के चारों ओर स्थित महासागर का नाम क्या था? तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये अपना पेंजिया है, पेंजिया। और ये जो पानी जिसमें भरा हुआ है इसको पेंथालासा बोला था, पेंथालासा। तो पेंथालासा इसको बोला था। तो क्या हो जाएगा? दो भाग, कौन सा था? पेंजिया के चारों तरफ स्थित, यानी कि पेंथालासा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं, पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ था, क्या था? पेंथालासा 33, नो। लोरेंसिया और गोंडवाना, बिल्कुल सही बात है। लोरेंसिया और गोंडवाना के बीच में कौन सा सागर है? तो किसके? लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर है? देखो जो लॉरेंसिया है, अ, इसमें फिगर पूरा नहीं आया। तो देखो पेंजिया जो था, पेंजिया, तो यहाँ पर क्या था अपना? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और यहाँ पर गोंडवाना, गोंडवाना। और इसके बीच में ही सागर था जिसको हम बोलते हैं तैथिस सागर, तैथिस सागर। तो क्या हो जाएगा? लोरेंसिया गोंडवाना के बीच में कौन सा सागर था? तो तैथिस सागर हो जाएगा राइट आंसर। वेगनर ने किस प्रकार के साक्ष्य दिए थे? तो जीवाश्म दिया था, भूवैज्ञानिक, वनस्पति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी दिए थे उन्होंने। बात करते हैं आगे की। तो मेसोसारस जीवाश्म किस सिद्धांत का प्रमाण देता है? मैंने जब आपको बताया था जीवाश्म के जो एविडेंस थे उनके बारे में बताया था, तो मैंने बोला था उनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस उतना ही पढ़कर जाना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। और एग्जाम में बस इतना पूछा जाएगा कि जैसे कि मेसोसारस जीवाश्म में किस सिद्धांत से रिलेटेड है। तो मेसोसारस क्या है? एक जीवाश्म है। जीवाश्म किससे रिलेटेड था? तो वो किससे रिलेटेड था? तो अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इज द राइट आंसर। ठीक है। वेगनर सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो वेगनर जो सिद्धांत था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कि बल नहीं बता सके, महासागर नहीं थे, जीवाश्म गलत था, साक्ष्य अभाव था। तो साक्ष्य तो उन्होंने दिए थे, तो बल नहीं बता पाए थे। उन्होंने क्या नहीं बताया था? बल। उन्होंने जो अपने बल बताए थे वो मतलब सेट नहीं बैठ रहे थे थ्योरी के ऊपर। बात करते हैं समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? तो समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है हैरी हेस ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किस वर्ष प्रस्तुत करी गई थी? तो 1960। समुद्र तल प्रसरण मुख्यतः कहाँ पर होता है? समुद्र तल प्रसरण मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो गर्त में होता है, तटीय क्षेत्र में होता है, मध्य महासागरीय पर्वतमाला या द्वीप में होता है। तो मैंने बताया था कि जो समुद्र तल होगा, समुद्र में, अब देखो समुद्र तल से रिलेटेड कौन है? तटीय मैदान का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। द्वीप का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। अगर बात करते हैं मध्य, मध्य वो महासागरीय पर्वतमाला, नहीं बनता है। तो हमारी बात आती है गर्त, यानी कि गर्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे कि मैंने बताया कि जल प्रसरण सिद्धांत, गर्त कहाँ पाई जाती है? तो समुद्र के अंदर पाई जाती है, नॉर्मल सी बात है।
मध्य अटलांटिक पर्वतमाला किस सिद्धांत का प्रमाण है? तो मध्य अटलांटिक पर्वतमाला किसका सिद्धांत है? किस सिद्धांत का प्रमाण? तो ये किसका हो जाएगा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मध्य अटलांटिक पर्वतमाला तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हो जाएगा। ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस दशक में स्वीकार हुआ था? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तो 1960 में। पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग क्या कहलाता है? मैंने बताया था कि जो पृथ्वी का बाहरी भाग होता है इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो लिथोस्फेयर इज द बी आंसर। प्लेटें किस पर तैरती? स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो प्लेटें तैरती हैं किसके? स्टेनोस्फेयर के ऊपर। दुर्बलता मंडल इसको बोलते हैं, दुर्बलता दुर्बलता मंडल। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो मैंने बताया था कि प्रशांत महासागरीय प्लेट होती है। हिमालय किस प्लेट टक्कर से बना हुआ है? तो हिमालय किसकी टक्कर से बना हुआ है? तो भारतीय यूरेशियन प्लेट से टक्कर से बना हुआ है। एंडीज किस प्लेट सीमा से संबंधित है? एंडीज तो डिवर्जेंट, कन्वेंट, ट्रांसफॉर्म यानी कि अपसारी। ये हो जाएगा अपसारी, अभिसारी, अभिसारी। और अगर बात करते हैं रूपांतरण, रूपांतरण। चलिए बताइए कौन से हो जाएगा? ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं ये सभी। चलो इंग्लिश थोड़ा छोड़ देते हैं, नीचे देखते हैं अपसारी सीमा का उदाहरण कौन सा है? तो अपसारी सीमा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हिमालय बनेगा, एंडीज बन जाएगा, मध्य अटलांटिक रेंज हो जाएगा, जापान हो जाएगा, तो मध्य अटलांटिक रेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं नजमा प्लेट किससे टकराती है? नजमा प्लेट किस महाद्वीप से टकराती है? तो मैंने जब नजमा बताया था तो नजमा प्लेट कहाँ पर होती है? तो देखिए यहाँ पर। देखिए ये है अपनी नजका प्लेट। ये जो नजका प्लेट है किससे टकरा रही है? तो साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है। तो यही वहां पर पूछा गया था। ठीक है। तो नजका प्लेट किससे टकराती है? तो दक्षिणी अमेरिका से टकराती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश भूकंप व ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं? तो अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो देखने को मिलते हैं प्लेट सीमाओं पर, प्लेट सीमाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है किसके? तो प्रशांत महासागर। कथन आधारित पेंजिया पेंथालासा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है। कौन सा साक्ष्य वेगनर ने उपयोग नहीं किया था? तो पूरा जलवायु किया, जीवाश्म किया, चुंबकीय धाराएं नहीं किया था, धारियां। महाद्वीपीय जो महासागरीय भूकंप भूप्रपटी की आयु रिज दूर जाने पर क्या होती है? महासागरीय भूप्रपटी की आयु रिज दूर जाने पर क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, अनिश्चित रहती है? तो होमवर्क हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। ठीक है, सभी युग्म सही है। मेसोसारस ड्रिफ्ट मैग्नेटिक स्ट्रिप सी। ये यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत हुई है तो इनको काट देते हैं, कोई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्लास क्या हो रही है? एंड हो रही है। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जैसा कि आज की जो अपना कंसेप्ट था क्लियर हो चुका है। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कल हम लोग पढ़ेंगे अर्थ क्यूब के बारे में। अर्थ क्यूब, अर्थ क्यूब का मतलब हो गया भूकंप। अर्थ क्यूब का मतलब हो गया भूकंप। तो भूकंप के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको लगातार क्लासेस में मजा आ रहा है, उसी तरीके से मजेदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में और दिखाते हैं आपका अपना जलवा सभी लोगों को। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।